जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। प्रमुख युद्ध, वर्ष, परिणाम सारा कुछ बताएंगे डिटेल में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। डिटेल में चलते हैं। तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध इसको कहते हैं। 1191 1192 एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी, मूल मूल नाम इसका मोहम्मद बिन शाम, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच हुआ था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मोहम्मद गोरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक थे, लाहौर की गद्दी छीन लिया था मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। 1191 में उन्हें पृथ्वीराज तृतीय ने नेतृत्व की मिलीजुली सेना ने जैसे कन्नौज और बनारस, वर्तमान में वाराणसी के राजा जयचंद का भी समर्थन प्राप्त था, जिसे साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब इनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का राज था। 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो चुका था। अब वह भंटीदा से अपना राजकाज चलता था। पृथ्वीराज यह बात भली भांति जानता था कि मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था। यही विचार करने के लिए गौरी से निपटने का निर्णय लिया। अपने इस निर्णय को मूर्त रूप से पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। तीव्र कार्यवाही करते हुए उसने हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच उसे सूचना मिली कि अनहिलवड़ा में विद्रोहियों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पंजाब से वह अनहिलवाड़ा की ओर चल पड़ा। उसने पीछे गौरी ने आक्रमण करके सरहिंद के किले को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही अनहिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। अब उसने गौरी के निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल दिया। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज सेनापति खेत सिंह खंगार की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। यह देखकर पृथ्वीराज गौरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। थानेश्वर से 14 मील दूर, ठीक है, और सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थित पर यह युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कहाँ पे लड़ा गया था? तराइन का युद्ध। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया उसके प्राण बच गए, किंतु जो सामने आया उसे गाजर मूली की तरह काट दिया। इन सब सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया। सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। अपने ऊंचे तुर्की घोड़े से वह घायल अवस्था में गिरने ही वाला था कि युद्ध कर रहे उसके सैनिक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने बड़ी फुर्ती से साथ सुल्तान के घोड़े की कमान संभाल ली और कूदकर गौरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल गौरी को युद्ध के मैदान से निकाल के ले भागा।
नेतृत्वहीन सुल्तान की सेना ने खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते तुर्कों का पीछा किया था, पर तुर्क सेना ने वापस आने का हिम्मत नहीं की। इस विजय से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए धन प्राप्ति संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा को उसने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। इस विजय से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानी सुनाई जाने लगी। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने इस बार पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। चंदवार या चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हारने के पश्चात 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया था। उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित किया। जयचंद कन्नौज का राजा था। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया। पानीपत का पहली लड़ाई। पानीपत का पहला लड़ाई 1526 ईस्वी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसने बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों के लिए लड़ाई में शामिल किया गया था। इसकी तिथि 21 अप्रैल 1526 थी। स्थान पानीपत हरियाणा में, जो कि अपने भारत में है। परिणाम इसका मुगलों का निर्णायक विजय था। क्षेत्रीय बदलाव। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा। मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत। सेनानायक इसका बाबर था। सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। शक्ति क्षमता इसकी 12,000 से 25,000 मुगल एवं अफगान संबंध भारतीय सैनिक, 24 मैदानी तोपें थी इसमें। और इब्राहिम लोदी के पास 50 से 1 लाख सैनिक, 300 युद्ध हाथी। मृत्यु हानि जो कि बाबर की कम हुई थी, बाकी इब्राहिम लोदी के सैनिक 20,000 लगभग सैनिक मारे गए थे। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सल्तनत सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव में निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के लिए नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। लोदी का सेना बल 1,30,000 के आसपास था। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या शामिल है, जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूतों के
इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उच्चतर युद्ध कौशल था। यह अब तक के युद्धों में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। बाबर के द्वारा इस युद्ध में उस्मानी विधि तोप सजाने की विधि का भी प्रयोग किया गया। इसने तुर्कों से सीखी। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा गया। इस तरह बाबर की विजय हुई। बाबर ने काबुल की जनता को चांदी के सिक्के दिए। इस उपरांत बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कलंदर की उपाधि कब दी गई? तो यहीं दी गई थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। इसकी तिथि 16 मार्च 1527। स्थान खानवा राजस्थान, जो कि निकट फतेहपुर सीकरी। परिणाम मुगल की जीत हुई थी। राणा सांगा इसमें पराजित हो गए थे। मुगल अंपायर बाबर था और से इस योद्धा राणा सांगा राजपूत परिसंग लोधी वंश के वफादार। इसमें हुमायूं, उस्ताद अली कुली सेना नायकों के नाम जो थे, बाबर, हुमायूं, उस्ताद अली कुली, मुस्तफ़ा रूमी, चिन तैमूर खान, मीर मोहिब अली खलीफा, मीर अब्दुल अजीज, मीर मोहम्मद अली खान, खुसरो शाह कोकुलटस, कासिम हुसैन खान, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, हिंडाल मिर्ज़ा, सैयद मेहंदी ख्वाजा, असद मलिक हस्त, राजा अली खान, सिलहदी। और राणा सांगा के जो सेना नायक थे, हसन खान मेवाती, मालदेव राठौर, उदय सिंह ऑफ इधर के रायमल राठौर, पृथ्वीराज सिंह प्रथम, मेड़ता के रतन सिंह, मानिक चंद चौहान, चंद्रभान चौहान, रतन सिंह चुंडावत, राजराणा अजजा, राव रामदास, गोकुल दास परमार, मेदिनी राय, सिलहदी राजपूत साम्राज्य को धोखा दिया। शक्ति क्षमता जो थी 50,000 घुड़सवार, पैदल यात्री, कुंडो, बंदूकें, मोर्टार और भारतीय सहयोगी, 30,000 सिलहदी के तहत पुरुषों, 1 लाख सवारों, 500 युद्ध हाथी। खानवा की लड़ाई ने प्रदर्शित किया कि बाबर की श्रेष्ठ सेना और संगठनात्मक कौशल का मुकाबला करने के लिए राजपूत शौर्य पर्याप्त नहीं था। बाबर ने स्वयं टिप्पणी की, तलवारबाजों, हालांकि कुछ हिंदुस्तानियों को शायद उनमें से ज़्यादातर सैनिक कदम और प्रक्रिया में अज्ञानी और अकुशल हैं। सैनिक सलाह और प्रक्रिया में राणा सांगा चित्तौड़ पर कब्जा करने और भागने में सफल रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया महागठबंधन ध्वस्त हो गया। उद्धरण रसबुक विलियम्स चंद्रा लिखते हैं, मेवाड़ की ताकत और प्रतिष्ठा पर अपनी एकता के लिए काफ़ी हद तक निर्भर रहने वाली शक्तिशाली संघातिकता एक बिहार से चकनाचूर हो गई और इसके बाद एक प्रमुख कारक बन गया हिंदुस्तान की राजनीति। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का चित्तौड़ में निधन हो गया, जो कि अपने ही सरदारों द्वारा जहर खाए हुए थे, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई थी। यह सुझाव दिया जाता है कि बाबर की तोप के लिए नहीं था, राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की होगी। प्रदीप बरुआ ने नोट किया कि बाबर की तोप ने भारतीय युद्ध कला में पुरानी प्रवृत्तियों को
समाप्त कर दिया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई और युद्ध में वीरगति पाई। महिलाओं ने जौहर को स्वीकार करके सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। घाघरा का युद्ध अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी दिल्ली सल्तनत के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर नुसरत शाह बंगाल सल्तनत के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश की गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसा भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध ही था। यह 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। इसमें योद्धा मुगल साम्राज्य हुमायूं, सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी। शक्ति क्षमता दोनों की अज्ञात थी। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई ने मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच मामलों का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था और काबुल तथा कंधार कामरान के हाथों में था। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बादशाह हुमायूं को यह मालूम था कि शेरशाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर एवं शक्तिशाली है और शेरशाह के इस लड़ाई में पराजित करना आसान नहीं है। इसी कारण उसने अपने भाइयों को इस युद्ध में मिलाने का प्रयास किया, परंतु उसके भाई इस युद्ध में उसके साथ सम्मिलित ना हुए, बल्कि वह हुमायूं की युद्ध की तैयारियां में अनेक तरह से रुकावटें डालने लगे। शेरशाह एक कुशल शासक था और उसको यह ज्ञात हो गया था कि हुमायूं के भाई कन्नौज के युद्ध में उसका साथ नहीं देने वाले हैं, जिससे वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। जैसे ही शेरशाह को हुमायूं के भाइयों के बारे में ज्ञात हुआ, अपनी सेना एवं अफगान साथियों के साथ हुमायूं पर आक्रमण करने का फैसला किया। हुमायूं भी उसका सामना करने के लिए तैयार था। कन्नौज के युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं ने कन्नौज के लिए पास ही गंगा के किनारे अपना अपना पड़ाव डाला। इतिहासकारों के मत के अनुसार दोनों सेनाओं की संख्या लगभग 2 लाख थी और दोनों सेनाएं लगभग 1 महीने तक बिना युद्ध किए वहीं पर अपना पड़ाव डाले रहीं। पानीपत की दूसरी लड़ाई। उत्तर भारत के हेमचंद विक्रमादित्य लोकप्रिय नाम हेमू और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप में मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों
तक मुगलों के पास ही रहा। स्थान पानीपत हरियाणा में हुआ था, भारत में। परिणाम इसका अकबर की विजय और मुगल साम्राज्य की बहाली हो गई थी इसमें। इसके योद्धा मुगल साम्राज्य के अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य थे, जिसकी शक्ति 10,000 और 30,000 सेना थी। तालीकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षसतांगड़ी नामक गांव के नज़दीकी लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम विजयनगर की हार और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन रहा। तालीकोट का युद्ध भारत के मुस्लिम आक्रमण का भाग। योद्धा इसके विजयनगर साम्राज्य सल्तनत। सेना नायक आलिया रामा राय और अली आदिल शाह। तालीकोट की लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था, लेकिन वह एक कठपुतली शासक था। वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय द्वारा प्रयोग किया जाता था। सदाशिव राय ने दक्कन के लिए इन सल्तनतों के बीच अंदर पैदा करने पर उन्हें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन सल्तनतों को विजयनगर के इस मंसूबे के बारे में पता चल गया था और उन्होंने एकजुट होकर एक गठबंधन का निर्माण किया था और विजयनगर साम्राज्य पर हमला बोल दिया था। दक्कन की सल्तनतों ने विजयनगर की राजधानी में प्रवेश करके उनको बुरी तरह से लूटा और सब कुछ नष्ट कर दिया। तालीकोट की लड़ाई के पश्चात दक्षिण भारतीय राजनीति में विजयनगर राज्य की प्रमुखता समाप्त हो गई। मैसूर के राज्य बेल्लौर के नायकों और शिमोगा में केलादी के नायकों से विजयनगर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। दक्कन की इस सल्तनतों ने विजयनगर की इस पराजय का लाभ नहीं उठाया और पुनः पहले की तरह एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो गए और अंततः मुगलों के आक्रमण के शिकार हुए। विजयनगर की हार का कारण दक्कन की सल्तनतों की तुलना में विजयनगर की सेना में घुड़सवार सेना की कम संख्या थी। अंततः विजयनगर के सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। दक्कन की सल्तनतों की तुलना में विजयनगर की सेना में जो भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे वे अधिक परिष्कृत नहीं थे। दक्कन की सल्तनतों के तोपखाने युद्ध में बेहतर थे। विजयनगर की हार का सबसे बड़ा कारण गिलानी भाइयों का विश्वासघात था, जिसके कारण विजयनगर की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों को और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध के महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। इनके से कुछ सेना नायकों के नाम: मेवाड़ के सेनानायक प्रताप सिंह, राणा पूंजा, भीम सिंह डोइया, रामदास राठौर, रामसाय तोमर, हकीम खारसूरी, भामसा, ताराचंद, बिदास झाला आदि। मुगल साम्राज्य के सेनानायक: मानसिंह प्रथम, सैयद अहमद खान बारह, सैयद हासिम बरहा, जगन्नाथ कुशवाहा, घियास उद्दीन अली असफ खान, माधो सिंह कुशवाहा, मुल्ला काजी खान, राव लोनकर, मिहतार खान। इनकी सैन्य शक्ति क्षमता 20,000 महाराणा प्रताप के थे और मुगल साम्राज्य के 80,000 सैनिक, जिसमें से मृत्यु एवं हानि 1500 मृत्यु महाराणा के सैनिकों की हुई थी और 150 मृत्यु मुगल साम्राज्य के, 350 घायल हुए थे मुगल साम्राज्य के। 1568 में चित्तौड़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था।
हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमदा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा को का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धुरंधरधारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 150 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ रहे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व की पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत हार नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। वाडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वाडीवास, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गारदी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गारगी ने मराठाओं का साथ दिया तथा 2 आपके अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसमें बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया।
रोहेला युद्ध 1764 ईस्वी। मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हुए अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा अफगान पहाड़ियों से उत्तर भारत के रोहिल खंड में आकर बसे रोहेलाओं के विरुद्ध एक दंडात्मक अभियान था। कर्ज में डूबे रोहेलुओं के विरुद्ध छेड़े गए इस सफल अभियान में नवाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी समर्थन दिया था। खुर्दा की लड़ाई 1795 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई, जिसमें निजाम बुरी तरह हार गया था। गवर्नर जनरल जान शोर ने गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, इसके बावजूद कि निजाम उनके संरक्षण में था। इस वजह से अंग्रेजों से निजाम का भरोसा उठ गया। यह बख्शी बहादुर जीवाबादा केरकर के नेतृत्व में सभी मराठा प्रमुखों द्वारा एक साथ लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी। मराठा सेना में घुड़सवारों सेना, तोपखाने, तीरंदाज तोपखाने और पैदल सेना शामिल थे। कई झड़पों के बाद रेमंड के तहत निजाम की पैदल सेना ने मराठों पर हमला किया, लेकिन सिंधियों सेना ने जीवाबादा केरकर के नेतृत्व में उन्हें हरा दिया और एक जवाबी हमला शुरू किया जो निर्णायक साबित हुआ। हैदराबाद की बाकी सेना खरदा के किले में भाग गई। निजाम के बातचीत शुरू की और वे अप्रैल 1795 में संपन्न हुए। निजाम ने मराठों को क्षेत्र सौंप दिया और 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्र में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी माह तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक चला। इनमें योद्धाओं के नाम: मुगल साम्राज्य के तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी सिपाही मंगल पांडे, दुगवा नरेश, फैजाबाद। 7 भारतीय रियासतें: ग्वालियर, धड़े। अवध के अपदस्थ राजा के बेटे बिरजिस कद्र की अनुयायी। स्वतंत्र राज्य झांसी की अपदस्थ रानी लक्ष्मीबाई की सेना। धन सिंह कोतवाल। कुछ भारतीय नागरिक, मुख्यतः गुर्जर, अवध के तालुकेदारों, सामंती जमींदारे और गाजियों धर्मयोद्धा के अनुचर। कुछ भारतीय नागरिक, मुख्यतः वर्तमान हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कुछ योद्धा, उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ धर्मयोद्धा शामिल थे। ब्रिटिश सेना की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही, देसी उपद्रवी और ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिक, बंगाल प्रेसिडेंसियों के ब्रिटिश नागरिक स्वयंसेवक। 21 रियासतें: बीकानेर, मारवाड़, रामपुर, कपूरथला, नाभा, भोपाल रियासत, सिरोही, पटियाला, सिरमौर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, जावरा, बीजावार, अजयगढ़, रीवा, केंदुझाड़, हैदराबाद, कश्मीर, नेपाल की राजशाही क्षेत्र के अन्य छोटे राज्य शामिल थे, जिनकी सेना नायक दुगवा नरेश, मंगल पांडे, धन कोतवाल, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहेब, मिर्जा मुगल, बख्श खान, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। और ब्रिटिश कंपनी के प्रधान सेनापति भारत जॉर्ज एनसोई, मई 1857 से। सर पैट्रिक ग्रांट, कॉलिन कैंपबेल, अगस्त 1557 से। जंग बहादुर द्वितीय शामिल थे। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था।
विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियम झोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित जो दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज़्यादा भी हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। उक्त वक्त फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाइयाँ 4250 मीटर 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना व वायुसेना ने का उपयोग नहीं किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध सन 1965 में हुआ। यह कश्मीर को लेकर हुआ था, जो कि जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह पूंछ में अपनी मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह का सामना कर रहे थे और अपने राज्य के पश्चिमी जिलों पर नियंत्रण खो दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबायली लड़ाकों ने राज्य की सीमा पार कर ली। ये स्थानीय कबायली लड़ाकों और अनियमित पाकिस्तानी सेना राजधानी श्रीनगर से ले जाने के लिए चले गए, लेकिन बारामूला पहुंचने पर वे लूट के लिए रुके गए। महाराज हरि सिंह ने सहायता के लिए भारत से गुहार लगाई और मदद की पेशकश की गई, लेकिन यह उनके भारत में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शनल पर हस्ताक्षर करने के अधीन था। युद्ध शुरू में जम्मू कश्मीर राज्य बलों और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से सटे फ्रंटियर ट्राइबल एरिया के मिलिशिया द्वारा लड़ा गया था। 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के भारत में विलय के बाद भारतीय सैनिकों को राज्य की राजधानी श्रीनगर में भेज दिया गया। युद्ध में भारतीय नुकसान 1104 मारे गए और 3154 घायल हुए। पाकिस्तानी लगभग 6000 लोग मारे गए और 14,000 घायल हुए। भारत ने कश्मीर का लगभग 2/3 नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान से 1/3 अधिकांश तटस्थ आकलन इस बात से सहमत है कि भारत युद्ध में विजयी हुआ, क्योंकि इसने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित अधिकांश लड़े हुए क्षेत्र का सफलतापूर्व बचाव किया। भारत पाकिस्तान दूसरे युद्ध भारत व पाकिस्तान या देशों मध्य झाझले दूसरे युद्ध होते। ये 1971 में हुआ था, जो कि इसमें भी बुरी तरह पाकिस्तान पराजित हो गया था।